हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चली होगी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का यह पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट फॉलोस अ डिफिनिट सीक्वेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंटिन्यूटी निरंतरता, क्रमबद्ध विकास सीक्वेंशियल डेवलपमेंट या मैच्योरिटी। तो इसमें जो है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट जो कि क्रमबद्ध विकास, यह बताता है कि जो बालक में विकास होता है वह एक निश्चित क्रम में होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है इसमें, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, हु प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। सहपाठी, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, परिवार या विद्यालय। इसमें जो है वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO जिसको कहा जाता है MKO, वह जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में प्रारंभ होती है। 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 15 वर्ष। तो ये जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा उदाहरण इनसाइड लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम का है। तो प्रयास एवं त्रुटि का नियम, अनुबंधन का नियम, अचानक समस्या समाधान या रटन सीखना। तो यह जो है सडन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, यह जो है इनसाइट लर्निंग का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है इसमें, अगला पूछ रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था। थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गार्डनर या गिलफोर्ड। तो इसका प्रतिपादन आपका किए थे स्पीयरमैन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की सामाजिक अनुबंधन अवस्था किस स्तर में आती है। कौन सी सामाजिक अनुबंधन अवस्था। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या मोरल रियलिज्म। इसमें जो है जो कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे उसमें सामाजिक जो अनुबंधन अवस्था है वह जो है उत्तर परंपरागत, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता बोध अवस्था किस आयु में होती है। 2 से 3, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष या 18 से 35 वर्ष। तो यह जो है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है इसमें, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम प्रकार व्यवहार में तत्काल और अस्थायी परिवर्तन लाता है। हैबिट लर्निंग, प्रेक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या इंफॉर्मेटिव लर्निंग या सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें जो है हैबिट लर्निंग, इसमें क्या होता है, यह जो है अधिगम का प्रकार व्यवहार में तत्काल और अस्थायी परिवर्तन लाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, हैबिट लर्निंग। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किस स्तर में से संबंधित है। पूर्व परंपरागत स्तर जिसको कहा जाता है प्री कन्वेंशनल लेवल या कन्वेंशनल लेवल या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या मोरल रियलिज्म। तो जो कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, यह जो है उत्तर परंपरागत जिसको कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या
इसमें यह आता है। कौन सा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि बच्चों में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के विकास के लिए शिक्षक का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन में देख लेते हैं, केवल रटने पर बल देना, एक ही सही उत्तर पर जोर देना, या खुले प्रश्न एवं विविध समाधान को प्रोत्साहित करना, या त्रुटियों पर दंड देना। तो बच्चों में रचनात्मकता के विकास के लिए शिक्षक का सबसे उपयुक्त कार्य, तो इसमें जो है बच्चे को खुले तौर पर खुले प्रश्न एवं विविध समाधान को प्रोत्साहित करना चाहिए, तब जो है बच्चे में रचनात्मकता का विकास होता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, अगला पूछ रहा है कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था और कानून का पालन करता है? दंड एवं आज्ञा पालन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यह जो है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जो स्तर होता है, उसमें जो है व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था और कानून का पालन करता है। अगले प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अधिगम के दौरान सतत प्रतिपुष्टि प्रदान करता है? समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, या फॉर्मेटिव असेसमेंट, या प्लेसमेंट असेसमेंट। तो इसमें जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसमें जो है मूल्यांकन अधिगम जो होता है सतत प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला प्रश्न है, अगला इसमें पूछ रहा है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्च स्तर कौन सा है? आपको बताना है कि जो कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे उनमें सबसे उच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन दिया है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौता अभिविन्यास, पारस्परिक अभिविन्यास, या जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें जो है सबसे उच्च स्तर पर आता है ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक विकास नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन भाषा अर्जन के बारे में चोम्स्की के सिद्धांत से मेल खाता है? ऑप्शन इसमें, बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, भाषा अधिगम सुदृढ़ीकरण से होता है, और प्रत्येक बच्चे में भाषा अर्जन की अंतर्निहित क्षमता होती है, या भाषा सीखना केवल सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसमें जो है प्रत्येक बच्चा में भाषा अर्जन की अंतर्निहित क्षमता होती है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे में भाषा अर्जन की अंतर्निहित क्षमता होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर, गिलफोर्ड। तो स्पीयरमैन जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पीयरमैन। सीखने का वह सिद्धांत जिसमें व्यवहार के परिणाम सीखने को प्रभावित करते हैं कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होता है इसमें सीखने का वह सिद्धांत जिसमें व्यवहार के परिणाम सीखने को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा स्तर सामाजिक व्यवस्था और कानून पर आधारित होता है? दंड और आज्ञा पालन उन्मुक्ता, अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुक्ता, या कानून और व्यवस्था उन्मुक्ता, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। जो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था और कानून पर आधारित है, कौन सा इसमें से? तो इसमें जो है कानून और व्यवस्था उन्मुक्ता जो होता है यह कोलबर्ग के सामाजिक व्यवस्था और कानून पर आधारित है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान में हस्तांतरण
का तात्पर्य किससे है? हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किससे संबंधित है? इसमें जो है ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, पुराने अनुभवों का नए अधिगम में उपयोग, यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस इन न्यू लर्निंग। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, अगला पूछ रहा है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर सामाजिक व्यवस्था और कानून का पालन को दर्शाता है? प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या ट्रेडिशनल लेवल? तो यह जो है कन्वेंशनल लेवल, सामाजिक व्यवस्था और कानून का पालन का, सामाजिक व्यवस्था और कानून का पालन को दर्शाता है। तो यह जो है कन्वेंशनल लेवल पे दर्शाता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए रिफ्लेक्शन इन एक्शन का क्या अर्थ है? प्रतिबिंबन। तो पाठ योजना पहले से बना लेना, पाठ के बाद आत्म मूल्यांकन करना, या पाठ के दौरान स्थिति के अनुसार निर्णय लेना, या केवल परिणाम पर ध्यान देना। तो रिफ्लेक्शन इन एक्शन का अर्थ इसमें जो है पाठ के दौरान स्थिति के अनुसार निर्णय लेना, यह जो है एक्शन इन रिफ्लेक्शन इन एक्शन का अर्थ है प्रतिबिंबन। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है इसमें कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखना किस स्तर की विशेषता है? पूर्व परंपरागत स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर या नैतिक अनिश्चितता स्तर, मोरल अनसर्टेनिटी स्टेज। तो इसमें जो है कन्वेंशनल स्टेज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना जो आता है परंपरागत स्तर पे आता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा अधिगम न्यूनतम मार्ग यानी कि लॉ ऑफ लीस्ट इफोर्ट का उदाहरण है? तो यह जो है ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि छात्र ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें कम ऊर्जा लगे, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ लीस्ट इफोर्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण किस स्तर पर आता है? तो कोलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे उनमें सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, तो यह जो आता है उत्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे आता है। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगला प्रश्न है, ब्रोनफेनब्रेनर की पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में माइक्रो सिस्टम से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो है व्यक्ति इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति का तात्कालिक परिवेश जो होता है वही माइक्रो सिस्टम होता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि आत्मचिंतन एवं स्वयं को समझने से संबंधित है? जो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उनमें उनके अनुसार जो है कौन सी बुद्धि आत्मचिंतन एवं स्वयं को समझने से संबंधित है? इसमें जो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में जो होता है इसमें आत्मचिंतन एवं स्वयं को समझने की से संबंधित है। तो इसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी में उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर यानी कि हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल कौन सा है? स्मरण, समझना, मूल्यांकन या सृजन? इसमें जो है क्रिएट यानी कि सृजन जो है यह हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल है किसके? रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सृजन यानी कि क्रिएट। अगला प्रश्न है, अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विकार पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है?
बच्चे में कौन सा अधिगम विकार होता है जिसमें पढ़ने में बच्चे को कठिनाई होती है? तो इसमें जो है डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में पठन विकार होता है, उसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। और डिसकैलकुलेसिया में क्या होता है? डिसकैलकुलिया में होता है उसको गणना से संबंधित विकार होता है। तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है इसमें मौलिक मौलिक प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? पुरस्कार, बाहरी प्रशंसा, दंड या आंतरिक संतोष? मौलिक प्रेरणा का मुख्य स्रोत होता है आंतरिक संतोष। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, अगला पूछ रहा है कि रचनावाद के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? शिक्षक से प्राप्त करके, अनुकरण द्वारा, पुस्तकों से पढ़कर या अनुभव एवं अंतःक्रिया के माध्यम से? रचनावाद के अनुसार, तो रचनावाद के अनुसार जो है बच्चे ज्ञान का निर्माण अनुभव एवं अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, अनुभव एवं अंतःक्रिया के माध्यम से। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? सिलेबस पूरा करना, शिक्षा का ज्ञान देना, या परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना। तो इस वीडियो में आपको जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।